हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के ऊपर 100 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन इंग्लिश का सबसे कंफ्यूजिंग एक चैप्टर है और प्रीपोजिशन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन करने में स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है इस सेशन में आपके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आपके लिए आ सकता है। ये ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ऐसा 100 क्वेश्चन है एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इट मे बी SSC, it may be PSC, it may be IBPS. For all exams preposition is very important. आप लोगों का जानकारी के लिए पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपसे हम शेयर करते हैं कि प्रीपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन से बेसिकली 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है कि कौन वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जो हम लोग को याद रखना है। दूसरा बात यह है कि कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन, यानी कुछ कुछ प्रीपोजिशन देखने में एक ही जैसा होता है, एक ही जैसा लगता है और जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे टू के साथ इनटू का क्या डिफरेंस है, इनटू के साथ इन का क्या डिफरेंस है। जैसे ऊपर का मीनिंग के लिए ऑन होता है, अपन होता है, ओवर होता है, अबव होता है। तो कहाँ ऑन होगा, कहाँ अपन होगा, कहाँ ओवर होगा, कहाँ अबव होगा। नीचे के लिए कहाँ अंडर होगा, कहाँ डाउन होगा, कहाँ बिलो होगा, कहाँ बीनीथ होगा। ये सभी चीज़ जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन है जो बेसिकली क्लोज टेस्ट में आता है। और तीसरा प्रीपोजिशन यूज करके जो कॉमन एरर्स आता है। तो ये सभी चीज़ लेकर हम यूट्यूब सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। तो बेसिकली आज की क्लास में हम 100 सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फिलर्स, जो कि फिल इन द ब्लैंक, सिंगल फिलर्स हो या डबल फिलर्स हो, वैसा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका प्रीपोजिशन के ऊपर 100% नॉलेज है एंड इफ़ यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, तो ये वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होता है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है, The house consists of 5 rooms. The house consists dash 5 rooms, all of them leading dash the hall. जैसे कि आप जानते हैं कि consist के बाद क्या होता है, consist के बाद ऑफ होता है, तो इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, all of them leading dash the hall। अब देखिए आपका जो आंसर का ऑप्शन जो है, टू टूवर्ड्स, ऑफ इन, ऑफ इनटू, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्सिस्ट के बाद ऑफ होता है और इसके साथ कनेक्टेड और एक चीज़ हम बता देते हैं कि कॉन्सिस्ट के बाद होता है ऑफ, लेकिन कॉम्प्राइज के बाद कुछ प्रीपोजिशन नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोलेंगे, दिस हाउस कॉम्प्राइजेस, तब होगा 5 रूम्स, ऑफ नहीं होगा। लेकिन कॉन्सिस्ट होता है तो कॉन्सिस्ट के बाद ऑफ होता है। सो द आंसर, दिस हाउस कॉन्सिस्ट ऑफ 5 रूम्स, ऑल ऑफ देम लीडिंग डैश द हॉल, ऑल ऑफ देम लीडिंग डैश द हॉल। अब लीडिंग क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, इन होगा, इनटू होगा, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। तो यस, आंसर होगा टूवर्ड्स, क्योंकि सभी रूम जो है हॉल पे जाके मिलता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ऑफ एंड टूवर्ड्स। सो आंसर विल बी ऑफ एंड टूवर्ड्स। सो दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स, ऑल ऑफ देम लीडिंग टूवर्ड्स द हॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बॉय इज अप्रेंटिस्ड dash Mr. Smith, a carpenter by trade. The boy is apprenticed dash Mr. Smith, a carpenter by trade. इसका मतलब क्या, वो जो बच्चा है वो मिस्टर स्मिथ के पास सीखा है, जो कि एक कारपेंटर है। तो देखिए, ऑफ टू, टू बाई, ऑन इन, टू इन, तो कौन सा ऑप्शन इधर होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई किसी से कुछ सीखता है, ही इज अप्रेंटिस टू मिस्टर स्मिथ, तो पहला वाला जो होगा वो टू होगा। ही इज अप्रेंटिस टू मिस्टर स्मिथ, एक कारपेंटर बाई ट्रेड, क्योंकि उनका जो
जो उनका जो पोजीशन है, वो जो काम करता है वो क्या है, वो ट्रेड है. सो दैट इज वाई द बॉय इज अप्रेंटिस टू मिस्टर स्मिथ, ए कारपेंटर बाय ट्रेड. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी. आइए थर्ड क्वेश्चन में. आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड डैश द मैन डैश द स्ट्रीट. आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड डैश द मैन. देखिए, आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड विद द मैन, क्योंकि आप जो रोड में रहते हैं वैसा लोगों के साथ अपने आप को मिलाना नहीं चाहते. सो आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड विद द मैन इन द स्ट्रीट. सो मैन इन द स्ट्रीट, ऑर्डिनरी मैन. मैन इन द स्ट्रीट, ऑर्डिनरी पीपल. इट मीन्स यू डोंट लाइक टू बी compared, or you don't like to be classified in the same category of the ordinary man. That is why I refuse to be classed with the man in the street. So answer of this question will be D. आइए अगला क्वेश्चन में. देखिए, जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर करके हमको बता सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपका जो क्वेरीज है उसका आंसर अगला वीडियो में हम दे देंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. एंट्री डैश दिस ऑडिटोरियम इज डैश बाय टिकट. तो एंट्री क्या होगा? देखिए, ऑडिटोरियम में आपको एंट्री चाहिए, तो डेफिनेटली एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट. इट मीन्स अगर आपके पास टिकट होगा तो ही आप ऑडिटोरियम जा सकते हैं. सो एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू एंड बाय. नेक्स्ट देखिए, मोहन नेवर एग्रीज डैश मी डैश एनीथिंग. देखिए, एग्री मतलब क्या? सहमति देना. तो आप ये कह रहे हैं कि मोहन जो है नेवर एग्रीज, आपके साथ सहमत नहीं होता है कोई भी चीज़ पे. सो मोहन नेवर एग्रीज क्या होगा, बोलिए. ऑप्शन जो है विथ, फॉर, विथ, ऑन. तो डेफिनेटली एग्री के बाद अगर समबॉडी होता है तो डेफिनेटली विथ होता है. तो देखिए, विथ आपका इधर भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है. लेकिन एग्री अगर कोई चीज़ के ऊपर होता है तो क्या होता है? ऑन होता है. सो मोहन नेवर एग्रीज विथ मी ऑन एनीथिंग. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी. मोहन नेवर एग्रीज विथ मी ऑन एनीथिंग. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस ट्राउजर्स विल लास्ट डैश डोंकीज ईयर्स विदाउट वायरिंग. मतलब बोल रहा है कि ये जो ट्राउजर्स है बहुत दिन चलता रहेगा. तो विदाउट वेयरिंग आउट, तो ये लास्ट वाला जो है तो फ्रेश है, मतलब ये कभी खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं कभी. लेकिन दिस ट्राउजर्स विल लास्ट डैश, कब तक चलेगा? सो दिस ट्राउजर्स विल लास्ट फॉर. लास्ट फॉर मतलब बहुत दिन तक चलेगा, डोंकीज ईयर्स. सो पहला वाला ऑप्शन आपका फॉर होगा, जो इधर भी है इधर भी है. लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा? विदाउट वेयरिंग आउट. विदाउट वेयरिंग आउट मतलब वो फट जाएगा या खराब हो जाएगा. So these trousers will last for donkey's years without wearing out. तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, डैश योर पेटेंट मेडिसिन्स यू हैवंट क्योर्ड मी डैश दिस कोल्ड. डैश ऑल योर पेटेंट मेडिसिन्स यू हैवंट क्योर्ड मी डैश दिस कोल्ड. इसका मतलब यह है कि आपके पास सभी प्रकार का मेडिसिन है, लेकिन मेरा जो ठंड लगा है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है. सो व्हाट विल बी द आंसर? इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास सभी दवाई है, तो ये क्या होगा? विथ ऑल योर पेटेंट मेडिसिन्स यू हैवंट क्योर्ड मी ऑफ दिस कोल्ड. तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में होगा, विथ एंड ऑफ. सो विथ ऑल योर पेटेंट मेडिसिन्स यू हैवंट क्योर्ड मी ऑफ दिस कोल्ड. तो क्योर ऑफ हम लोग जानते हैं, क्योर ऑफ एनी डिजीज, तो इसलिए क्योर के बाद डेफिनेटली ऑफ होगा. और विथ ऑल योर पेटेंट मेडिसिन, तो आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. नन डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर. तो ये तो आप जानते हैं, इसमें क्या होगा? नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर. सो आंसर विल बी बी, नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9. द ट्रांजिस्टर्स फेल डैश द शेल्फ. अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द ट्रांजिस्टर्स फेल डैश द शेल्फ. अब ये क्या होगा? ओ डबल एफ ऑफ होगा ना, ओ एन होगा, एट होगा, फ्रॉम होगा. अब देखिए, जब कोई चीज़ गिरता है किसी जगह से, अनजाने में गिर जाता है, तो ये क्या होता है? ओ डबल एफ ऑफ होता है. क्योंकि ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है कि डिटैच कंडीशन. इट इंडिकेट्स एनी डिटैच कंडीशन.
तो ट्रांजिस्टर जो है वो सेल्फ से गिर गया, सडनली डिटैच हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एसएससी में, तो आप लोग याद रखिएगा, जब अनजाने में कोई चीज गिर जाता है किसी जगह से, सो इट इंडिकेट्स एन डिटैच कंडीशन, सडन डिटैचमेंट, इसलिए क्या होगा? वो डबल एबव होगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई चीज गिरा रहे हैं, जैसे आप जॉग से ग्लास में पानी भर रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आई एम पोरिंग वाटर फ्रॉम जॉग इन टू द ग्लास, तब फ्रॉम होगा क्योंकि आप उसको गिरा रहे हैं, सोर्स। बट व्हेन एनीथिंग जस्ट डिटैच्ड, so in that case we will use O double F of. Come to next question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए बोल रहा है his services have been dispensed dash, तो उनका जो सर्विस है उनको रद्द किया गया है, तो his services have been dispensed dash, तो ऑफ, फॉर, with no preposition required, तो इसमें कौन सा होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आगे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका आंसर होगा हिज सर्विसेज हैव बीन डिस्पेंस्ड, क्या होगा बोलिए? अगर आपको लगता है आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑफ, विथ, फॉर, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, इसका आंसर होगा डिस्पेंस्ड विथ। सो हिज सर्विसेज हैव बीन डिस्पेंस्ड विथ। सो डिस्पेंस विथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ को स्टॉप कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। स्टॉप यूजिंग समथिंग मीन्स यू नो लॉन्गर यूज इट, सो his services have been dispensed with। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, she tied the cow with a rope dash the tree, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं, जो लोग लाइव इसको देख रहे हैं। she tied the cow with a rope dash the tree, तो वो रस्सी से एक गाय को बांध के रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है ये देखने में इजी लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही प्रीपोजिशन जो है इसका यूज करना बहुत जरूरी है। तो टू होगा, विथ होगा, अगेंस्ट होगा, ऑन होगा, तो रस्सी से किसे? पेड़ में बांधा गया है। सो शी टाइड द काउ विथ ए रोप टू ए ट्री, बहुत लोग क्या करता है? विथ ए रोप विथ द ट्री करता है, क्योंकि पेड़ के साथ, एक्चुअली पेड़ के साथ मतलब इधर टू होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी शी टाइड द काउ विथ ए रोप टू अ ट्री। तो ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कीजिएगा आने वाला दिन में, तो आप क्या कीजिएगा? टू यूज़ कीजिएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर डिक्शनरी में आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो आप क्या कीजिएगा? डू यू नो हाउ टू लुक फॉर ए वर्ड, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना कोई भी चीज़ को। सो डू यू नो हाउ टू लुक फॉर ए वर्ड इन द डिक्शनरी। देखिए ये जो सेशन है इसमें जो हम लोग प्रीपोजिशन का फिलर्स देख रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नॉर्मल सभी क्वेश्चन मिला के है। इसमें सीजीएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आईबीपीएस का क्वेश्चन, सब कुछ मिला के है, क्योंकि प्रीपोजिशन इंग्लिश में है और इंग्लिश जो जो एग्जाम में सब में इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको ये एडवाइस करेंगे, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, कि देख के ये जो फिलर्स है इसको माइंड पे पूरा सेट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग जब एक बार सुनते, दो बार सुनते, तीन बार सुनते, बार बार सुनते हैं ना, तो हम लोग का दिमाग में बैठ जाता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है आप इसको बार बार देखिए, देख के पूरा एकदम याद कर लीजिए, हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एग्जाम में कॉमन आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, द राजपूत्स ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन, द राजपूत्स ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन। ऑप्शन ए अप टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी फॉर। तो राजपूत जो है एकदम आखिरी आदमी तक, आखिरी दम तक लड़ा था। सो द राजपूत ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टू द लास्ट मैन। अब बहुत लोग क्या करते हैं? अप टू कर देते हैं, लेकिन अप टू जो है वो टाइम के साथ होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है द राजपूत ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन, क्या होगा? टू द लास्ट मैन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं? टिल द लास्ट मैन भी कर देते हैं। इधर ऑप्शन में टिल नहीं है, लेकिन टिल रहने से बहुत लोग टिल करता है, क्योंकि आखिरी आदमी तक, लेकिन बात वो नहीं है। मीन्स दे फॉट टिल देयर डेथ, इसका मतलब होता है दे फॉट टिल देयर डेथ। सो राजपूत ऑलवेज फॉट टू द लास्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई टोल्ड हिम डैश हिज फेस दैट ही वाज अ लायर, हम उनके मुंह पे बोले थे कि तुम झूठे हो, तो हम क्या बोलेंगे? आई टोल्ड हिम डैश हिज फेस, आई टोल्ड हिम इन, ऑन, विथ, एट, क्या होगा? आई टोल्ड हिम एट हिज फेस। अब बहुत लोग क्या करता है? इसमें ऑन का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा,
जब आप किसी की मुंह पे कोई भी चीज़ बोलिएगा, सो इन दैट केस यू मस्ट से आई टोल्ड हिम एट हिज फेस। सो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर विल बी एट। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई दूसरा आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। आपका सभी कमेंट का जो आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली वी विल शेयर ऑल योर डाउट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू गेन्ड एन एडवांटेज डैश मी। यू गेन्ड एन एडवांटेज, इसमें क्या होगा? यू गेन्ड एन एडवांटेज डैश मी। सो यू गेन्ड एन एडवांटेज ओवर मी, क्योंकि एडवांटेज आप लोग जानते हैं ये बहुत सारा स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। सो यू गेन्ड एन एडवांटेज ओवर मी। एडवांटेज के साथ याद रखिएगा हमेशा ओवर वाला वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। तो स्टोर हाउस जहाँ पे हम लोग सामान मौजूद करते हैं वो पूरा चूहा से भर गया है। सो इन्फेस्टेड वाला जो वर्ड है इसके बाद हम लोग विथ का यूज करते हैं। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विथ। सो द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द डार्क ही नॉक्ड डैश द वॉल। इन द डार्क ही इज नॉक्ड डैश द वॉल। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इन द डार्क ही नॉक्ड एट ऑन अपॉन अगेंस्ट। सो व्हाट विल बी योर आंसर? सो जब कोई दरवाजा पे खटखटाता है, सो इन द डार्क ही नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अगेंस्ट। सो इन द डार्क ही नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है हिज फेस इज नॉट फैमिलियर डैश एनीवन। तो आप लोग जानते हैं फैमिलियर के बाद हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? फैमिलियर के बाद हम लोग टू का यूज करते हैं। सो हिज फेस इज नॉट फैमिलियर टू एनीवन। याद रखिएगा फैमिलियर के बाद जब कोई पर्सन रहता है, जैसे यू आर फैमिलियर टू मी, हिज फेस इज नॉट फैमिलियर टू एनीवन, तो ऐसा केस में हम लोग फैमिलियर के साथ टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट फैमिलियर डैश दिस लोकेलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फैमिलियर के बाद क्या है? लोकेलिटी है। लोकेलिटी मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इसमें क्या होगा? विथ का यूज होगा। ही इज नॉट फैमिलियर विथ दिस लोकेलिटी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विथ। सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस। जब फैमिलियर वाला वर्ड के बाद कोई पर्सन रहता है तो हम लोग टू का यूज करते हैं। हिज फेस इज नॉट फैमिलियर टू एनीवन। लेकिन अगला क्वेश्चन में आप देखिए फैमिलियर के बाद लोकेलिटी है, तो इसमें क्या होगा? ही इज नॉट फैमिलियर विद दिस लोकेलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। सो आंसर विल बी इन। प्राइड के बाद इन का यूज होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। सो आंसर विल बी शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। 21, ओपन योर बुक डैश पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। सो ओपन योर बुक, देखिए इसमें पेज 10 मतलब एक एड्रेस बोल रहा है, लोकेशन बोल रहा है। सो ओपन योर बुक एट पेज 10 मतलब किताब का जो पेज 10 है उस पर आपको खोलना है। सो ओपन योर बुक एट पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट 22, यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड। अब देखिए इसमें बहुत लोग क्या करते हैं? वर्ड बाई वर्ड करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोलोक्वियल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग वर्ड बाई वर्ड वाला वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब आप पूरा एक लेसन को बहुत अच्छा से केयरफुली पढ़ रहे हैं, एकदम वर्ड पकड़ के पढ़ रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वर्ड फॉर वर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आ सकता है। So you are advised to learn this lesson word for word. Next question. I can write a book dash grammar. Means आप ग्रामर के ऊपर एक किताब लिख सकते हैं। तो ग्रामर के ऊपर लिख सकते हैं तो आंसर क्या होगा? बहुत लोग क्या कहते हैं? आई कैन राइट ए बुक अबाउट ग्रामर, ऑफ ग्रामर। लेकिन याद रखिएगा अगर आप किसी सब्जेक्ट पे कोई भी किताब लिखते हैं तो आपका आंसर होगा ऑन। आई कैन राइट ए बुक ऑन ग्रामर, आई कैन राइट ए बुक ऑन मैथमेटिक्स। सो this is the rule actually. So whenever you want to write something on anything, so answer will be on. We use the preposition on. तो याद रखिएगा आने वाला दिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपना दोस्त के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख के सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा प्रीपोजिशन है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग चैप्टर है और बहुत लोगों के अंदर इसको लेकर कन्फ्यूजन है।
तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो मन पे पूरा बैठ जाएगा कि आने वाला दिन में अगर एग्जाम में ऐसा भी आपका क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये वीडियो का याद आएगा और आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, द हाउस ओनर कैन थ्रो हिम डैश द स्ट्रीट एनी मोमेंट, ऑन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, टू द स्ट्रीट, टुवर्ड्स द स्ट्रीट। तो आंसर क्या होगा? सो ऑलवेज रिमेंबर वी यूज ऑन द स्ट्रीट। द हाउस ओनर कैन थ्रो यू ऑन द स्ट्रीट एनी मोमेंट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से टू का यूज करते हैं, लेकिन टू नहीं होगा इसलिए क्योंकि टू होता है एक डेस्टिनेशन, जैसे आई एम गोइंग टू स्टेशन, लेकिन इधर हम डेस्टिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि उठा के बाहर फेंक देगा। सो द हाउस ओनर कैन थ्रो हिम ऑन द स्ट्रीट एनी मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। In 25 you see a miser cannot part dash his gold, and all the students this is very important question for you, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। ए माइजर कैन नॉट पार्ट डैश इज गोल्ड, मतलब एक माइजर यानी कंजूस आदमी अपना जो धन संपत्ति है उससे कभी अलग नहीं हो सकता है, गोल्ड सोना जो है उससे कभी अलग नहीं हो सकता है। तो माइजर जो है गोल्ड से कभी अलग नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? पार्ट फ्रॉम, पार्ट विथ। तो याद रखिएगा ये पार्ट का मतलब होता है अलग होना। अगर आप किसी इंसान से अलग होते हैं तो फ्रॉम का यूज होता है, लेकिन अगर कोई मटेरियल या वस्तु से आप अलग होते हैं तो आपका यूज होगा विथ। सो आंसर होगा ए माइजर कैनॉट पार्ट विथ हिज गोल्ड, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विथ, पार्ट विथ। सो आंसर विल बी पार्ट विथ, ए माइजर कैनॉट पार्ट विथ हिज गोल्ड। Come to next question, question number 26. An educated man should know what is first rate in those activities which spring dash the creative and intellectual faculties of human nature. An educated man should know what is the first rate in those activities which spring dash the creative and intellectual faculties of human nature. तो क्या होगा? तो spring के बाद कौन सा preposition होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एन एजुकेटेड मैन शुड नो व्हाट इज द फर्स्ट रेट इन दोज एक्टिविटीज व्हिच स्प्रिंग फ्रॉम। स्प्रिंग फ्रॉम मतलब इंसान का जो इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव नेचर है उससे ये मिलता है। इट ओरिजिनेट्स, इट मीन्स इट सोर्स, इट इंडिकेट्स द ओरिजिन, कहाँ से निकलता है। दैट इज वाई आंसर विल बी स्प्रिंग फ्रॉम। स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन, यानी ओरिजिनेट, कहाँ से वो निकलता है। सो एन एजुकेटेड मैन should know what is the first rate in those activities which spring from the creative and intellectual faculties of human nature. आइए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an epidemic of influenza broke out last winter and did not die dash for many months. तो आंसर होगा die down। बोल रहा है कि the epidemic of influenza broke out last winter did not die down for many months. इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है पिछला साल ठंडा की मौसम में आया था, एंड डिड नॉट डाई डाउन, मतलब डाई डाउन का मतलब होता है कि वो मर जाना, मतलब वो बंद हो जाता है। डिड नॉट डाई डाउन फॉर मेनी मंथ, मतलब ये अगर हम बोलेंगे डाई डाउन फॉर मेनी मंथ, डाई डाउन फॉर मतलब बहुत महीना बाद ये गया था। डिड नॉट डाई डाउन मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। Did not die down for many months. So answer will be down, option B. So the epidemic of influenza broke out last winter and did not die down for many months. Next देखिए, Mohan may be slow dash his work, but he is very quick in uptake. अब देखिए कोई अगर काम करने में स्लो है ना तो हम लोग एट का यूज करते हैं। मोहन में भी स्लो एट वर्क, तो स्लो एट वर्क, गुड एट वर्क, ये सब जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मोहन में भी स्लो एट हिज वर्क और गुड एट हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ल्ड इज डिस्गस्टेड डैश फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ वायोलेंट बिहेवियर। अब डिस्गस्टेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे? द वर्ल्ड इज डिस्गस्टेड विथ फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ वायोलेंट बिहेवियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विथ, द वर्ल्ड इज डिस्गस्टेड विथ फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ वायोलेंट बिहेवियर. So answer of this question will be disgusted with. The world is disgusted with frequent display of violent behavior. Come to next question.
आई वुड विलिंगली पार्ट डैश माई डॉग। अब देखिए पार्ट के बाद हम क्या बोले थे, अगर पार्ट के बाद इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, और अगर कोई अदर चीज होता है तो हम लोग किसका यूज करते, पार्ट विथ का यूज करते हैं। सो जैसे हम लोग कहते हैं कि आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, क्योंकि माई पेरेंट्स जो है ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर अदर होगा, सपोज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ माई ओल्ड हाउस, सो इन दैट केस इट विल बी विथ। अब इधर देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है आई वुड विलिंगली पार्ट डैश माई डॉग, तो ये नॉन ह्यूमन है। अगर पार्ट के बाद ह्यूमन होता है तो फ्रॉम होता है, अगर नॉन ह्यूमन होता है तो विथ का यूज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो हम इधर साइड में लिख देते हैं, पार्ट के बाद अगर ह्यूमन होता है तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, और अगर नॉन ह्यूमन होता है और अदर होता है, नॉन ह्यूमन यानी अदर दूसरा कोई चीज होता है, तो हम लोग विथ का यूज करते हैं। तो ये डॉग है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। आई वुड विलिंगली पार्ट विथ माई डॉग। कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है द यंग बॉय वॉज एन्चेंटेड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। तो वो लड़की का खूबसूरती देखकर उनको बहुत अच्छा लगा था। द यंग बॉय वॉज एन्चेंटेड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एन्चेंटेड विथ। ऑलवेज रिमेंबर एन्चेंट जो वर्ड है इसके बाद हम लोग विथ का यूज करते हैं, फैसिनेटेड। द यंग बॉय वॉज एन्चेंटेड विथ द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, I was greatly amused dash the performance of the dancing girl. I was greatly amused dash the performance of the dancing girl. तो अम्यूज का मतलब बेसिकली सरप्राइज होता है। तो क्या होगा, आई वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड एट। अगर आप कोई चीज देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं ना, एट का यूज करते हैं। सो आई वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग गर्ल। I was greatly amused at the performance of the dancing girl. The question number 32. Come to next question. As you can see on the screen, it is he was honorably acquitted as the charge. मतलब उनको जो ड्यूटी है उससे उनको अलविदा किया गया है, यानी चार्ज से उनको मुक्ति मिल गया है। सो ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड डैश द चार्ज। तो उनका एक्विट जो है, एक्विट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होता है, एज यू नो एक्विट के बाद ऑफ का यूज होता है। ही वॉज ऑनरेबली एक्यूटेड ऑफ द चार्ज, मतलब उन पर जो चार्ज लगाया गया था तो वो चार्ज से उनको मुक्ति मिल गया। सो ही वॉज ऑनरेबली एक्यूटेड ऑफ द चार्ज। ऑफ के एक्यूट के बाद क्या होता है, ऑफ का यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 34। मंकी लीव डैश ट्रीज। मंकीज लीव डैश द ट्रीज। तो देखिए जो मंकी जो है लिव्स डैश द ट्री, कहाँ रहता है, ऑन अपॉन इन इनटू। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं कि पेड़ के ऊपर रहता है, लेकिन याद रखिएगा मंकी जो है पेड़ के ऊपर नहीं रहता है, पेड़ के अंदर जो जगह है उसमें रहता है। तो ये क्या होगा, इन द ट्री। मंकी लीव इन द ट्री। इट मीन्स दे लीव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ऑन द ब्रांचेस मीन्स जो ब्रांच है पेड़ के अंदर, तो उस पर रहता है। तो अगर आप ट्री के बारे में बात करते हैं तो ब्रांच तो ट्री के अंदर रहता है ना, तो ये ब्रांच बोलिए, लीव बोलिए, पत्ता बोलिए, उनका जो अदर पार्ट्स जो है सब मिला के एक पेड़ होता है, तो उसके अंदर जो है मंकी रहते हैं। तो क्या होगा, मंकी लिव इन द ट्री, डोंट से ऑन द ट्री। बहुत लोग क्या करते हैं उसको ऑन यूज कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इन द ट्री। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35। दिस गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। तो देखिए ये इन्फेस्टेड के बाद विथ यूज होता है, हम लोग जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। सो दिस गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ द रैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिसमैन सर्च्ड डैश इज पॉकेट। अब देखिए पुलिसमैन जो है उनका पॉकेट सर्च किया था, तो नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। अगर डायरेक्टली पॉकेट को ही सर्च करेगा तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। द पुलिसमैन सर्च हिज पॉकेट। लेकिन अगला क्वेश्चन में देखिए, दो एक ही जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम एक के बाद एक दूसरा को रखे। वी सर्च डैश हैप्पीनेस इन वेन। वी सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें होगा वी सर्च फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि हम लोग खुशी की तलाश में है। वी सर्च फॉर हैप्पीनेस। 38 द टीचर एम्फसाइज्ड डैश दिस पॉइंट। अब एम्फसाइज के बाद कौन सा वर्ड होगा, एम्फसाइज के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। बहुत लोग क्या करता है, एम्फसाइज के बाद ऑन का यूज करते हैं। द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट, तो ये ऑन नहीं होगा, द टीचर एम्फसाइज्ड दिस पॉइंट। सो नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। तो एम्फसाइज के बाद याद रखिएगा कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट ओनली इंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होता है? जैसे आप लोग जानते हैं, हम इसमें 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके लिए। सपोज इफ वी से आई राइट डैश पेन, इसमें क्या होगा? सेकंड और एक लिख रहे हैं आई राइट डैश इंक पेन, इसमें क्या होगा? और तीसरा और एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आई राइट डैश इंक। अब देखिए, राइट के बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं, आई राइट विथ पेन। अब इंक पेन जो है ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि पेन ही है ना, तो इसमें भी क्या होगा? विथ होगा। लेकिन जहां तक इंक का सवाल है, इंक तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? इंक के लिए इन का यूज होगा। सो आई राइट इन इंक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही अबंडोन्ड हिज कॉमरेड डैश द वुड्स, तो वो उनका जो साथी है उनको छोड़ दिया था। तो ये शेर आया था तो शेर के सामने छोड़ के चला गया। सो ही अबंडोन्ड हिज कॉमरेड्स डैश द वुड्स। अब ये क्या होगा? टू द वुड्स। आंसर होगा टू। ही अबंडोन्ड हिज कॉमरेड टू द वुड्स। बहुत लोग क्या करते हैं? फॉर द वुड्स करते हैं कि शेर के लिए, लेकिन ये टू होगा। ही अबंडोन्ड हिज कॉमरेड्स टू द वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। वी हैवंट सीन हिम डैश ए मंथ, हम उनको एक महीना से नहीं देखे हैं। वी हैवंट सीन हिम फॉर ए मंथ। आंसर विल बी फॉर। वी हैवंट सीन हिम फॉर ए मंथ। अब देखिए, ये ड्यूरेशन इंडिकेट कर रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और अगर स्टार्टिंग टाइम होता है तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ये ड्यूरेशन है, इसलिए क्या होगा? वी हैवंट सीन हिम फॉर ए मंथ। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सच एन एक्शन इज नॉट कॉन्सिस्टेंट डैश इज कैरेक्टर, तो ये कॉन्सिस्टेंट वाला वर्ड के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सच एन एक्शन इज नॉट कॉन्सिस्टेंट विथ हिज कैरेक्टर। सच एन एक्शन इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, आंसर विल बी विथ हिज कैरेक्टर। तो ये उनका जो कैरेक्टर है उसके अनुसार ये नहीं है, जैसा उनका कैरेक्टर है वो ऐसा काम नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सच एन एक्शन इज नॉट कॉन्सिस्टेंट विथ हिज कैरेक्टर। देखिए, अगर आप सही से अध्ययन करते हैं तो आपको ये सब प्रीपोजिशन जो है आपको ये आना चाहिए। आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन याद करना है, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको ऐसा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन का लिस्ट मिलेगा। आगे आपके लिए और एक वीडियो में हम कुछ और नया नया कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन का केस लेकर आएंगे। और आज की वीडियो में जो 100 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, ये 100 क्वेश्चन आप पूरा याद रख लीजिए, याद कर लीजिए इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, वीडियो को बार बार सुनिए, तो आपका ये जो आंसर है ये आपका दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर एग्जामिनेशन कॉमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट, तो सोमवार से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये क्या होगा? आवर एग्जामिनेशन कॉमेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं? सोमवार से, मंडे से, इसलिए फ्रॉम कर देता है, लेकिन आंसर क्या होगा? ऑन, क्योंकि कॉमेंस कौन सा दिन में कॉमेंस हो रहा है, शुरू हो रहा है? ऑन। कोई भी दिन या डेट के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आवर एग्जामिनेशन कॉमेंसेस ऑन मंडे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज थ्रस्ट डैश नॉलेज, तो उनका ज्ञान का भूख, ज्ञान का प्यासा है वो। सो ही हैज थ्रस्ट डैश नॉलेज, आंसर विल बी थ्रस्ट फॉर नॉलेज। तो याद रखिएगा, थ्रस्ट के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। सो ही हैज अ थ्रस्ट फॉर नॉलेज, आंसर विल बी फॉर, थ्रस्ट फॉर नॉलेज। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब ये विषय में जो है हम आपसे सहमत नहीं है। आई बेग टू डिफर डैश यू, आई बेग टू डिफर विथ यू, आंसर विल बी विथ। डिफर के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। सो आई बेग टू डिफर, डिफर मतलब हम आपसे सहमति नहीं है। सो आई बेग टू डिफर विथ यू ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ही ऑर्डर डैश द डिनर when he had finished the work, finished his work. He ordered does the dinner when he had finished his work. अब देखिए, ऑर्डर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होता है? याद रखिएगा, ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। आंसर होगा ही ऑर्डर्ड द डिनर व्हेन वी हैड फिनिश्ड दिस वर्क, आंसर विल बी ही ऑर्डर्ड द डिनर व्हेन वी हैड फिनिश्ड दिस वर्क, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। अब देखिए, ऑर्डर के बाद कभी कभी फॉर होता है। कब होता है फॉर? हम आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सपोज इफ आई से I ordered 2 cups of tea. I ordered 2 cups of tea to
द वेटर, आई ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी टू द वेटर। तो ऑर्डर के बाद अब जो चीज का ऑर्डर दे रहे हैं अगर वो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, बीच में कोई फॉर नहीं लगाते। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है ऑर्डर प्लस समथिंग प्लस, देखिए टू देकर है समबॉडी, मतलब जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, टू प्लस समबॉडी, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका और एक स्ट्रक्चर है, हम इसको इधर लिख रहे हैं। इफ आई से आई ऑर्डर्ड द वेटर, आई ऑर्डर्ड द वेटर, तब होगा फॉर 2 कप्स ऑफ टी। तो इसमें देखिए आई ऑर्डर द वेटर, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर क्या है, वर्ब है, वेटर जो है जिसको आप ऑर्डर दिए थे, यानी समबॉडी पहले आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्डर प्लस समबॉडी प्लस फॉर प्लस 2 कप्स ऑफ टी, यानी क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा समथिंग। ऑर्डर प्लस समबॉडी प्लस फॉर प्लस समथिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर के बाद क्या है। अगर ऑर्डर के बाद अब जिस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं वो डायरेक्टली है तो इसके बाद फॉर नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर के बाद अगर एक समबॉडी है उसके बाद समथिंग है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी मस्ट बी डिल्ट फेयरली एंड जस्टली। तो ये क्या होगा, द मनी मस्ट बी डिल्ट आउट, मतलब पैसा को सोचे समझे खर्च किया जाना चाहिए, सोच समझ के पैसा को खर्च करो। तो ये आंसर क्या होगा, द मनी मस्ट बी डिल्ट आउट फेयरली एंड जस्टली, यानी सोच समझ के पैसा को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो या खर्चा करो, जो भी है। सो डिल्ट आउट, द मनी मस्ट बी डिल्ट आउट फेयरली एंड जस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, यानी वो बच्चा जो है अपना पापा जैसा देखने में हुआ है। तो रिजेंबल्स के बाद हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, बहुत लोग इसमें विथ का यूज करते हैं, बहुत लोग टू का यूज करते हैं, क्योंकि पापा के साथ उनका चेहरा का जो है सिमिलैरिटी है। लेकिन याद रखिएगा, द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, आंसर विल बी नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। रिजेंबल्स के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द मैन वॉज ब्लाइंड डैश वन आई। अब ये ब्लाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अगर किसी का कोई एक पर्टिकुलर आंख में ब्लाइंडनेस है तो हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। द मैन वॉज ब्लाइंड इन वन आई, ये ब्लाइंड इन लेफ्ट आई हो सकता है, ब्लाइंड इन राइट आई हो सकता है, ब्लाइंड इन वन आई हो सकता है। लेकिन अगर दोनों आंखों से कोई अंधा है तो क्या बोलेंगे, द मैन वॉज ब्लाइंड विथ बोथ द आइज। अगर दोनों आंख होगा तो बोथ द आइज होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर आंख होगा, लेफ्ट या राइट या वन आई, तो इन होगा, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन बोथ आई, ब्लाइंड इन वन आई। लेकिन अगर दोनों आंखों से होगा तो ब्लाइंड विथ बोथ द आइज। लेकिन कभी कभी होता है ब्लाइंड डैश ऑल द मिस्टेक्स, हिज फादर इज ब्लाइंड डैश ऑल हिज मिस्टेक्स, मतलब उनका जो पापा है उनका कोई भी गलती नहीं देखते, तो उनका सारा गलती पे अंधा है। तो क्या बोलेंगे, ब्लाइंड टू ऑल हिज मिस्टेक्स। इन दैट केस वी शुड से ब्लाइंड टू ऑल हिज मिस्टेक्स। तो याद रखिएगा, तो हम इसको लिख देते हैं इधर, ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट और वन आई। अगर कोई एक पर्टिकुलर आंखों पे होगा तो ब्लाइंड के बाद इन का यूज होता है। लेकिन ब्लाइंड विथ बोथ द आइज, ब्लाइंड विथ बोथ द आइज, अगर दोनों आंख होगा तो दोनों आंखों में हम लोग क्या बोलेंगे, विथ बोलेंगे। और अगर कोई गलती या गुनाह होगा तो ब्लाइंड टू ऑल मिस्टेक्स, ब्लाइंड टू ऑल मिस्टेक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लीज हैव ए टॉक डैश योर फादर अबाउट योर वर्क। प्लीज हैव ए टॉक विथ योर फादर। इसमें देखिए टॉक जो है ये, प्लीज हैव ए टॉक, आपको बात करना चाहिए, प्लीज हैव ए टॉक विथ योर फादर। सो आंसर विल बी बी। हैव ए टॉक जब होगा
हैव ए टॉक के बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। बहुत लोग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्लीज़ हैव ए टॉक मतलब आपको बात करना चाहिए। टॉक जो है नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि नाउन के पहले आर्टिकल होता है। सो प्लीज़ हैव ए टॉक विथ योर फादर। जब टॉक का यूज़ नाउन के रूप में होता है, इसके पहले हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ हैव ए टॉक विथ योर फादर अबाउट योर वर्क। तो आइए अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, वर्च्यू ऑलवेज ट्रायम्स डैश इविल। इसका मतलब जो सही है, सही का जीत, सच का जीत हमेशा होता है। सो वर्च्यू ऑलवेज ट्रायम्स डैश इविल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन में है आपका ऑन, ओवर, अपन, एड। याद रखिएगा ट्रायम्स यानी जीत हमेशा इसके बाद ओवर होता है। सो वर्च्यू, वर्च्यू मतलब आपके अंदर जो अच्छा क्वालिटी है, गुड क्वालिटीज। इविल मतलब खराब। सो वर्च्यू ऑलवेज ट्रायम्स ओवर इविल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओवर। Come to next question. Hypocrisy is a cloak dash mischief. So answer of this question, hypocrisy is a cloak for mischief. तो ये क्वेश्चन का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है और आपका एग्जाम में भी आ सकता है। तो डिटो ऐसा भी दे सकता है। तो hypocrisy is a cloak for mischief, और mischief का मतलब तो आप जानते ही हैं, खराब एक्टिविटीज जो है। So malpractices is called mischief. So hypocrisy is a cloak for mischief. आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देख रहा है कि इट इज़ गुड टू बी टेम्परेट डैश वंस हैबिट। सो इट इज़ गुड टू बी टेम्परेट इन। याद रखिएगा टेम्परेट के बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ गुड टू बी टेम्परेट इन वंस हैबिट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देखिए, ही इम्प्यूटेड बैड मोटिव्स dash me. So answer of this question will be to me. He imputed bad motives to me. So answer will be to. He imputed bad motives to me. Next question. He was endowed dash rare talents. He was endowed with, endowed मतलब उनको कुछ स्पेशल टैलेंट्स उनको आशीर्वाद किया है, आशीर्वाद किया गया है, मतलब he has some God gifted talents. So answer will be he was endowed with rare talents. तो endowed के बाद हम लोग with का यूज करते हैं। So endowed with rare talents. And 56, I instilled my ideas dash his mind. I instilled his ideas into his mind. तो instill के बाद जो है I instilled my ideas into his mind, मतलब हम, मेरा जो सोच है उनका मन पे हम डाले थे। So I instilled my ideas into his mind. So question number 56 option A into. Next come to question number 57. देखिए, no one has yet discovered a cure dash common cold. No one has yet discovered a cure for common cold. So cure for will be the answer. No one has yet discovered cure for common cold. नेक्स्ट देखिए, द यंग मैन इज वेरी कीन ऑन साइकिलिंग। कीन वाला जो वर्ड है आप लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग ऑन का यूज करते। द यंग मैन इज वेरी कीन ऑन साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एज यू कैन सी, ही इज डैश इज स्टडी टेबल। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत लोग क्या करता है, ही इज ऑन हिज स्टडी टेबल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कि ऑन हिज स्टडी टेबल, लेकिन एक्चुअली ऑन नहीं होता है, क्योंकि टेबल के ऊपर कोई नहीं बैठता है, टेबल के सामने डेस्क में बैठता है, सो चेयर में बैठता है। सो ही इज एट हिज स्टडी टेबल। सो आंसर विल बी एट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एट। ही इज एट हिज स्टडी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, स्टूडेंट्स डू हैव क्लेम डैश देयर टीचर। स्टूडेंट डू हैव क्लेम ऑन देयर टीचर। तो क्लेम वाला जो वर्ड है इसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। स्टूडेंट डू हैव ए क्लेम ऑन देयर टीचर। नेक्स्ट, ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। याद रखिएगा, ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। टीज करना मतलब किसी को चिढ़ाना। ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्लोथ्स वर सोक्ड डैश वाटर। कपड़ा जो है पूरा पानी में भीग गया था। आवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर। बहुत लोग अंडर वाटर करता है, लेकिन ये क्या होगा, इन वाटर। आवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63,
After marrying the rich heir, she began to live dash comfort. So answer will be she began to live in comfort. इसमें बहुत लोग गलती करते करके with कर देते with comfort, ये नहीं होगा. She began to live in comfort. Answer of this question will be option D, in. Next, question number 64. As you can see, all the players partook dash dinner after the match. So all the players partook of. तो याद रखिएगा partook वाला जो वर्ड है, इसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? इसके बाद हम लोग of का यूज करते हैं. So answer of this question, that will be of. So all the players partook of dinner after the match. Next question. He was offered a salary commensurate dash the worth. So he was offered a salary commensurate with the worth. तो commensurate वाला जो वर्ड है, इसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? with का यूज करते हैं. मतलब उनका जो काम है, काम के अनुसार सैलरी मिलता है. So he was offered a salary commensurate with the worth. अब बहुत लोग इसमें गलती करके क्या करते? commensurate to कर देते हैं. तो ये commensurate to नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट इस पर गलती करते. आंसर होगा he was offered a salary commensurate with the work. commensurate to नहीं होगा. Next, come to next question. Question number 66. The poet compared the world dash a stage. The poet compared the worlds to a stage. तो जब compared का यूज होता है तो compared to something होता है. The poet compared the world to a stage. आंसर क्या होगा? Answer will be 2. Next, question number 67. Snow dissolves dash water. क्या होगा? Snow dissolves into water. तो dissolve वाला जो वर्ड है, इसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? into का यूज करते हैं. यानी जो स्नो जो है वो पानी में पिघल जाता है तो एक स्टेट चेंज होता है, आइस से लेकर वाटर. तो स्टेट ऑफ चेंज जब होता है तो हम लोग into का यूज करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए. माई फ्रेंड इंसिस्टेड डैश माई स्टेइंग विथ हर. माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन माई स्टेइंग विथ हर. सो ये क्या होगा? माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन. याद रखिएगा इंसिस्ट के बाद ऑन का यूज होता है, लेकिन परसिस्ट के बाद इन का यूज होता है. तो याद रखिएगा, तो ये आंसर क्या होगा? इंसिस्टेड ऑन. अगर ये परसिस्ट होगा तो इन होता है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइल आई स्टेयर्ड डैश हिम ही वाज स्टेयरिंग डैश द मिरर. मतलब हम जब उनके तरफ देख रहे थे तो वो आईना पे देख रहे थे अपना चेहरा. तो ये क्या होगा? वाइल आई स्टेयर्ड डैश हिम. तो स्टेयर मतलब देखना, किसी की तरफ अगर आप देखते हैं तो स्टेयर के बाद हम लोग जानते हैं एट का यूज होता है. तो वाइल आई स्टेयर्ड एट हिम, तो ये पहला जो स्टेयर्ड है इसके बाद एट का यूज होता है. ही वॉज स्टेयरिंग इन द मिरर, यानी मिरर पे अपना जो इमेज है इमेज पे देख रहा था. तो क्या होगा? ही वॉज स्टेयरिंग इन द मिरर. अब बहुत लोग इंटू करते हैं, इंटू नहीं होगा क्योंकि इंटू होता है जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चेंज होता है तब इंटू का यूज होता है. तो ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा? इन का यूज होगा. While I stared at him, he was staring in the mirror. Come to question number 70. We should not interfere dash other people's affair. So you must know interfere के बाद हम लोग किसका यूज करते? interfere के बाद हम लोग in का यूज करते. So we should not interfere in other people's affair. Next, come to question number 71. 71 देखिए. No sooner did he enter the room than he declared that he would not enter dash the new contract. अब देखिए एंटर के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? याद रखिएगा एंटर के बाद हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते. इफ आई से आई केम इनटू द क्लासरूम, ये करेक्ट है. आई केम इनटू द क्लासरूम, हम क्लासरूम के बाहर से क्लासरूम के अंदर में आए तो आई केम इनटू द क्लासरूम. लेकिन अगर हम बोलेंगे आई एंटर्ड द क्लासरूम, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है काम इनटू और केम इनटू, तो एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा. तो ऑप्शन ए में एक ही है, और जो पहला ब्लैंक के लिए एक ही ऑप्शन है जिसमें कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ. तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी. नो सूनर डिड ही एंटर द क्लासरूम, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड नॉट एंटर इनटू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो एंटर के बाद अगर कोई बिजनेस एग्रीमेंट होता है तो हम लोग एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं. याद रखिएगा अगर कोई जगह का चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चेंज होता है, एक जगह से दूसरा जगह में चेंज होता है, इन दैट केस हम लोग एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते. लेकिन अगर हम कोई बिजनेस एग्रीमेंट पे जाते हैं तो क्या होगा? एंटर इनटू द एग्रीमेंट. सो नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड नॉट एंटर इनटू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नो प्रीपोजिशन एंड इनटू. सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एडिटर इज अ स्टिकलर डैश एक्यूरेसी. एन एडिटर इज अ स्टिकलर डैश एक्यूरेसी. क्या होगा? स्टिकलर के बाद जो है फॉर होता है. जो एडिटर जो एडिट करते हैं ना,
तो वो हमेशा एक्यूरेसी ढूंढता है, तो स्टिकलर फॉर एक्यूरेसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आपका एग्जाम में भी आ सकता है। एसएससी टायर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, जो भी एग्जाम में आप जा, इंग्लिश जहाँ पर है तो फिलर्स में ये आ सकता है। छोटा सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एन एडिटर इज स्टिकलर फॉर एक्यूरेसी। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टिकलर ऑफ एक्यूरेसी करते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। बहुत लोग इसमें फॉर करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें फॉर नहीं होगा, कंड्यूसिव के बाद हम लोग टू का यूज करते हैं। गुड फॉर हेल्थ होता है लेकिन कंड्यूसिव टू हेल्थ, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट जो है इसके बाद फॉर होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग ऑन का यूज करते हैं। सो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सो आंसर विल बी डी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लिसन to this video very carefully and try to remember it and watch it again and again, so that all these questions will be just stay in your mind. So whenever you will have this type of same type of question in your exam, you can easily answer those questions. तो इसको बार बार देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में ऐसा और वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। सो एज सून एज आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल हैव द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिस। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ही वाज हार्ट ब्रोकन डैश मेड हिज इंडिफरेंस टू हिम। ही वाज हार्ट ब्रोकन डैश, ही वाज हार्ट ब्रोकन एट, ऑन, ओवर, अप टू। तो क्या होगा, तो देखिए हार्ट ब्रोकन वाला जो वर्ड है तो इसके बाद ओवर का यूज होता है। तो मेरी जो है उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सो ही वॉज हार्ट ब्रोकन ओवर मेरीज इंडिफरेंस टू हिम। इंडिफरेंस का मतलब हैविंग नो फीलिंग्स। नेक्स्ट, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इन टू तेलुगु। क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आप चेंज कर रहे हैं तो इनटू का यूज होगा। बहुत लोग इसमें टू का यूज करते हैं लेकिन टू नहीं होगा इसमें। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आप चेंज करते हैं तो इनटू का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी को कोई खेल में चैलेंज करते हैं तो क्या होता है, आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ चेस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश व्हिस्पर। द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन व्हिस्पर। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन व्हिस्पर। व्हिस्पर को आप लोग जानते हैं, मतलब जो एकदम धीरे धीरे छुपा के जो कन्वर्सेशन होता है, तो इन व्हिस्पर, छुप छुप के जो बात किया जाता है, एकदम कान पे जो बात किया जाता है, व्हिस्पर। नेक्स्ट देखिए, माई मदर इज एफ्लिक्टेड डैश पेन इन हिज जॉइंट। सो माई मदर इज एफ्लिक्टेड विथ पेन। याद रखिएगा, ये एफ्लिक्ट वाला जो वर्ड है, ये एफ्लिक्ट वाला वर्ड के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, एफ्लिक्टेड विथ पेन। नेक्स्ट देखिए, she said that she was feeling sick dash heart. So she said that she was feeling sick at heart. तो feeling sick के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, at heart। कहाँ पे प्रॉब्लम है, she said that she was feeling sick at heart. Come to next question, question number 81. The lion sprang dash the cow. The lion sprang upon the cow. तो ये sprang वाला जो वर्ड है इसके बाद हम लोग upon का यूज करते हैं। बहुत लोग गलती से on करते, on नहीं होगा दोस्तों। The lion sprang upon the cow. Next question, question number 82. I shall stand by you dash thick and thin. Thick and thin मतलब ये अच्छा बुरा सभी सिचुएशन, ये idioms है, idiomatic use. So I shall stand by you through thick and thin. तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे 82 में, 82 में हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इडियम्स है, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छा बुरा सभी सिचुएशन के। नेक्स्ट देखिए, दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प generally lose the game. So what can we say, those who count on, so those who count on others help generally lose the game. Answer will be count on. Next question, count on मतलब depend करना। Next question, question number 84. I hope you are noting this well. आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश ए कंट्रोवर्सी। तो आप हमको एक कंट्रोवर्सी में लेकर जा रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू ट्रैक मी into the controversy. So answer of this question will be into. You are trying to track me
into a controversy. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विद सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स. सो आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट. लीनिंग अगेंस्ट मतलब लैम्प पोस्ट में वो सपोर्ट करके बैठे थे और उनका होठों के बीच सिगरेट था. सो आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग अगेंस्ट लैम्प पोस्ट, लीनिंग अगेंस्ट वॉल, सो वट एवर. कोई जगह पे अगर सपोर्ट करके बैठता है तो क्या होता है, लीनिंग होता है, लीनिंग अगेंस्ट समथिंग. तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. नेक्स्ट देखिए 86 ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क. तो आंसर होगा विथ, फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स वर्क. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 86, आंसर विल बी बी ऑप्शन विथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 दे वांटेड एडवाइस डैश हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर न्यू बिजनेस. तो एडवाइस जो है इसके बाद ऑन का यूज होता है. दे वांटेड एडवाइस ऑन हाउ they could procure fund for new business. Next question 88 his genius borders dash lunacy. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया है और आपका भी एग्जाम में आ सकता है. his genius borders on lunacy. So lunatic means one type of पागलपन. genius you all know. So his genius borders on his lunacy. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा. इस वीडियो को बार बार देखिए और ये वर्ड को पूरा एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए. ऐसा प्रीपोजिशन का फिलर्स एग्जाम में बहुत बार आया है और आ सकता है आपका एग्जाम में. एसएससी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एसएससी बोलिए, पीएससी बोलिए, डब्ल्यूबीसीएस बोलिए, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. छोटा छोटा सेंटेंस है लेकिन इसके ऊपर ट्रिक्स है और ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए रवि इज मैरिड डैश ए कजिन ऑफ माइन. सो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है. देखिए मैरिड जो वर्ड है इसके साथ हम लोग कैसे यूज करते हैं. सपोज राम मैरिड सीता. सो राम मैरिड सीता ये डायरेक्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, राम मैरिड सीता. लेकिन अगर हम पैसिव में बोलेंगे तो सीता वॉज मैरिड टू राम. सो रवि मैरिड ए कजिन ऑफ माइन. तो इसमें क्या होगा, रवि इज मैरिड टू ए कजिन ऑफ माइन. ये पैसिव वॉइस में है. तो पैसिव वॉइस में जब होगा तो मैरिड के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन आई पार्टेड डैश माई फ्रेंड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्ट के साथ हम लोग अगर कोई समबॉडी रहता है, ह्यूमन बीइंग रहता है तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं और अगर अदर रहता है तो पार्ट विथ करते हैं. तो ये क्या होगा, पार्ट फ्रॉम. व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम माय फ्रेंड देयर वाज टीयर्स इन माय आईज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ के बीच क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट देखिए विथ योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफिकल्टीज. विथ योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज मीन्स सभी डिफिकल्टीज को हम निपटा सकते हैं. मीन्स आई कुड टाइड ओवर ऑल माई डिफिकल्टीज. So answer will be D over. Next, I can speak dash authority on Netaji. I can speak with authority. आप नेताजी के बारे में पूरा फुल अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, यानी आपका पूरा नॉलेज है, कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल सकते हैं. So I can speak with authority on Netaji. So answer will be I can speak with authority. Come to next question. The Tagore was awarded the Nobel Prize dash literature. The Tagore was awarded Nobel Prize for literature. ये आप लोग जानते हैं. So awarded Nobel Prize for literature. Next, an epidemic of influenza broke out last winter and did not die down for many months. तो ये क्या होगा, did not die down. ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी देखे हैं, तो did not die down. नेक्स्ट देखिए he advised to write dash pen. तो देखिए राइट के बाद हम लोग विथ का यूज़ करेंगे क्योंकि राइट जो है इसके बाद पेन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है. अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा तो हम लोग विथ का यूज़ करते हैं. याद रखिएगा ये विथ के साथ बाई का क्या डिफरेंस है. विथ के बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. और बाई के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बाई के साथ हम लोग कोई भी पर्सन का यूज़ करते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन में बाई होता है, बाई कार, बाई बस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए His speech is wanting dash common sense. तो wanting यानी कॉमन सेंस का कमी था उनका स्पीच में, तो wanting इन होगा. याद रखिएगा ये wanting वाला वर्ड के साथ ऑफ नहीं होता है, इन होता है. बहुत लोग इसमें ऑफ करते हैं. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस अलमीरा इज मेड डैश आयरन बट बर्फी इज मेड डैश खोया. अब देखिए मेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होता है. याद रखिएगा एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज. अलमीरा जो है लोहा से बना हुआ है और अलमीरा में अभी भी लोहा है. अलमीरा से लोहा मिल सकता है. इसमें इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. तो जहाँ फिजिकल चेंज होगा उधर हम लोग यूज करेंगे ऑफ, और जहाँ केमिकल चेंज होगा
उधर फ्रॉम। जैसे बर्फी इज मेड फ्रॉम खोया, खोया से बर्फी बनता है लेकिन बर्फी से खोया नहीं मिलता है। जैसे जूस मैंगो से बनता है लेकिन जूस से मैंगो नहीं बनता है, सो जूस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगो। जहाँ परमानेंट चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, परमानेंट चेंज जहाँ से दोबारा हम लोग सोर्स पे वापस नहीं जा सकते हैं, तो उधर फ्रॉम होगा। और जहाँ टेम्पोररी चेंज होता है यानी फिजिकल चेंज होता है, उधर ऑफ होगा। तो अलमीरा के अंदर लोहा अभी भी है। जैसे द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि वॉल दीवार के अंदर अभी भी ब्रिक्स है। बट द जूस इज मेड डैश लेमन फ्रॉम लेमन, क्योंकि जूस से लेमन दोबारा वापस नहीं मिल सकता है। सो द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, इधर ऑफ होगा। एंड द बर्फी इज मेड फ्रॉम खोया, इधर फ्रॉम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लीज पे डैश योर बिल। तो प्लीज पे क्या होगा? प्लीज पे योर बिल, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, पे ऑफ नहीं होगा, प्लीज पे योर बिल। नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड मी डैश टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ही इन्वाइटेड फॉर टी होगा, ऑन टी होगा, एट टी होगा, टू टी होगा, आंसर होगा टू टी। बहुत लोग इसमें फॉर टी करते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू टी। एंड क्वेश्चन नंबर 100, आई एम डिलाइटेड डैश इज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। देखिए अब बहुत खुश है। अगर आप डिलाइट होते हैं, अगर आप सरप्राइज होते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग एट का यूज करते हैं। सो आई एम डिलाइटेड एट हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एट। तो ये था आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का फिलर्स। इसमें सिंगल फिलर्स भी था, डबल फिलर्स भी था। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्त के बीच शेयर कीजिए। एंड press the bell icon after subscribing our channel. Please press the bell icon so that as soon as we upload our new video you will have the first notification of that. तो आज की क्लास में जो हम लोग देखे, जो हम लोग सीखे हैं, ये आपकी एग्जाम की पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिन में कुछ ऐसा और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके साथ हम लोग आएंगे डिस्कस करने। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।